तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां सरगर्मियां तेज है, पारा गिरा हुआ है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी बेला और इस्तीफों का खेला। जी हां, कुछ यही आलम है इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव में। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर दिखाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले बागी हुए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बागी हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बयान आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दारा सिंह जो है वो भी बीजेपी छोड़ चुके हैं और इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये दूसरे नेता रहे, बड़े नाम। एक और बड़ा नाम आपको दिखाते हैं, धर्म सिंह सैनी। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं में धर्म सिंह सैनी का भी नाम है, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन अब इन्होंने छोड़ दिया है बीजेपी का दामन और अब आगे बढ़ गए। लेकिन अब सवाल यह है कि 3 दिन में 3 बड़े इस्तीफे हुए, कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। मंगलवार सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, 5 साल कैबिनेट में रहे, कैबिनेट का मजा लिया, कैबिनेट में सरकार में रहे और उसके बाद जब चुनाव करीब आई तो उन्होंने हम बंद करके आगे निकल लिए। दारा सिंह चौहान, पूर्व वन मंत्री, उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी छोड़ दिया। और बृहस्पतिवार धर्म सिंह सैनी, पूर्व आयुष मंत्री, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और अब आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस्तीफों की झड़ी क्यों लग गई है। एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी चुनाव में दल बदल का दांव। 3 दिन 3 मंत्री 3 इस्तीफे। चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे दल और निष्ठा बदलने का खेल तेज हो गया है। नेताओं के मन और विचार अचानक बदलने लगे हैं। चुनाव से पहले दल बदल के इस खेल में सबसे ज्यादा भागम भाग बीजेपी में है। बीजेपी से इस्तीफों का जो सिलसिला स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरू किया था, वो अब धर्म सिंह सैनी तक पहुंच चुका है। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने नाटकीय अंदाज में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे, अब समय आ गया था कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए और ऐसी उत्पीड़नकारी सरकारों से पीछा छुड़ा जाए। यूपी के सियासी मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पाला बदलने वालों में सबसे अधिक चर्चा आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी की ही चल रही थी, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी कर इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। कहते हैं कि घड़ी भी अपना एक चक्र पूरा करने में तय समय लेती है, लेकिन नेताओं की विचारधारा पल भर में ही बदल जाती है। यूपी चुनाव से पहले इस्तीफों की बाढ़ इसकी सबसे बड़ी वानगी है। तो तीनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी, कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर पार्टी छोड़ी और तमाम चीजें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर 5 साल तक खामोशी किस बात को लेकर थी। ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की सबसे पहले तस्वीर आई, रिपब्लिक भारत ने आपको इस तस्वीर से रूबरू कराया था। अब दारा सिंह की तस्वीर दिखाइए, जो अखिलेश के साथ, ये देखिए, ये भी अखिलेश की साइकिल पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। और अब धर्म सिंह की तस्वीर दिखाइए, ये भी अब अखिलेश यादव जी के साथ साइकिल की सवारी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप कॉमन फैक्टर दिखाता हूं जिसके पीछे आपको पूरी ये स्क्रिप्ट समझ में आएगी कि आखिर किस तरह की स्क्रिप्ट थी। तो सबसे पहले दिखाइए कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या था। दलितों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगार के लिए आवाज उठा रहे, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ी। नौजवानों और व्यापारियों की उपेक्षा मुख्य मुद्दा है, इसलिए पार्टी छोड़ी। दारा सिंह क्या कहते हैं? किसानों, पिछड़ों, वंचितों और बेरोजगारों की उपेक्षा हुई। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर खिलवाड़ किया गया, ये कह रहे हैं। इसी वजह से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और वही मंत्रिमंडल जो अब भंग होने वाली है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे। धर्म सिंह सैनी क्या कहते हैं? दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा हुई, इसलिए माफ कीजिएगा,
तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात के आधार पर ये इस्तीफे का दावा कर रहे हैं, अगर बेरोजगारों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो आप 5 साल तक इतने खामोश क्यों थे? अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा अपने जो रेजिग्नेशन लेटर, उसमें क्या लिखते हैं वो? दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये। अब स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया जाना चाहिए कि जब आप 5 साल तक आप सरकार में थे, तब आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तब आपने इस पर कुछ क्यों नहीं बोला? ठीक, आप अब दारा सिंह चौहान की कॉपी को देखेंगे, इसमें भी आपको सेम स्क्रिप्ट नजर आएगी। पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार और नौजवानों की घोर उपेक्षा हुई। यह भी स्क्रिप्ट सेम है। अब आपको एक और कॉपी दिखाते हैं, ये देखिए। दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों, छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारियों, यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि इन तीनों में आपको साफ साफ यह नजर आएगा कि इन तीनों के स्क्रिप्ट राइटर एक ही थे। इन तीनों को स्क्रिप्ट लिखकर देने वाले इस्तीफे के लिए एक ही शख्स थे, जिन्होंने तीनों को एक ही कॉपी लिख कर दी। लेकिन अब इससे सवाल यह उठता है कि आखिर जब ये मंत्री इस बात को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं कि आपकी सरकार में दलितों और पिछड़ों के ऊपर उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया, तो पिछले 5 साल में आपकी खामोशी क्या इस बात को बयां नहीं करती कि आप इस बात पर सरकार के साथ थे? तो आखिर फिर ये दल बदल क्यों? आइए देखते हैं ये स्टोरी। चुनावी मौसम में सियासी पतझड़। यूपी का संग्राम, आया राम गया राम। 2022 के चुनाव में मौका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला और निष्ठा बदलने का खेल शबाब पर है। चुनावी सीजन में नेताओं का मन विचलित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अचानक दल बदलने वाले इन नेताओं की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बन गई है। इसी का नतीजा है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलुओं का अखिलेश की साइकिल पर सवार होने का सिलसिला तेज हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान तक अखिलेश की साइकिल पर बैठने के लिए तैयार हैं। इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, उसके साथ वो खड़े हैं। वैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और वो उसे कभी भी बदलने का हक भी रखता है, लेकिन आज के दौर में राजनीति में पार्टी की विचारधारा या राजनीतिक मूल्यों की निष्ठा अब मजाक की चीज बनकर रह गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव इन तमाम बागियों को इनाम के तौर पर विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे, और अगर देंगे तो क्या समाजवादी साइकिल बागियों का बोझा ढो पाएगी? स्वामी प्रसाद मौर्य रिजाइन कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन इस्तीफे की असली कहानी क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। आपको दिखाते हैं कि आखिर इस्तीफे की असली कहानी क्या है, इसके पीछे की स्क्रिप्ट क्या है। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी कहती है कि पडरौना से विधायक हैं, चुनाव लड़ने की उम्मीद उनकी है और वो चाहते हैं कि चुनाव जीतें, लेकिन उन्हें लग नहीं रहा था कि इस बार वो बीजेपी से चुनाव जीत पाएंगे। दरअसल यहां 19% ब्राह्मण है, यादव, मुस्लिम और दूसरी जातियों को मिलाकर 27%, कुल होता है 46%। मुस्लिम यादव वोट बैंक पर नजर है, MY फैक्टर पर अखिलेश यादव की पकड़ है, यह आपको भी पता होगा। यहां पर SC और OBC वोट 18% हैं, जिसका फायदा जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य उठाना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं एक और मंत्री दारा सिंह चौहान। ये देखिए तस्वीरें दारा सिंह चौहान की, इनकी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है। हर एक की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, आइए देखते हैं इनकी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है। इनकी इनसाइड स्टोरी भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है। मऊ की मधुबन सीट से विधायक है। मधुबन मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुख्तार अंसारी का असर है इस इलाके में। यादव समुदाय नंबर 2 पर है, चौहान राजभर का भी प्रभाव है। मुस्लिम, यादव और राजभर मिला दें तो जीत पक्की होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता जब ये बीजेपी में रहते। बीजेपी में नुकसान का डर सता रहा था। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं,
जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको इन तीनों नेताओं के साथ दिखाई, वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जितने 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो क्षेत्रीय दल जिनके साथ आपने अपने घर में फोटो भी खिंचवाई अभी, शिवपाल जी भी थे उसमें, अगर वो आपको जिता सकते हैं तो फिर ये अचानक ये वो लोग, और ये मैं आप पे इस पे एक एज अ नॉट एज अ समाजवादी पार्टी बट एज अ पॉलिटिशियन 2022 का भारत का एक ऐसा राजनेता जो अपना भविष्य देखता है आगे, ये जो 4.5 साल किसी भी पार्टी में, आपकी पार्टी से भी कई लोग थे पिछली बार, बहन जी की पार्टी से भी 4.5 साल मंत्री बने रहते हैं, जिस दिन दिल्ली में या फिर लखनऊ में सीट डिसाइड होनी है उनको नहीं मिला, उनके किसी घर वाले को नहीं मिला, तो अचानक अखिलेश यादव खराब हो गए, योगी आदित्यनाथ खराब हो गए, कूद के आ गए। ऐसे नेताओं को अगर आप जगह देंगे और आप दे रहे हैं तो आपको लगता है कि क्या वो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी सोच के साथ सही रहेंगे, या वो भी 4.5 साल बाद अगर आपकी सरकार आती है तो 4.5 साल बाद वो भी टाटा सी बाय बाय? नहीं, कुछ लीडर्स अच्छे होते हैं, जब वो पार्टी शिफ्ट करते हैं तो सरकार बनाते हैं और उन्हें पता होता है कि सरकार आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं आप कह रहे हैं कि वो रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरह वो मौसम के अच्छे फैक्ट चेकर थे, यही आप कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि रामविलास जी के लिए ये कहा जाता था कि देखो जहां रामविलास जी गए उनको पता है कि कहां सरकार बनेगी, तो ये बस वन मैन जो हमेशा मिनिस्टर रहे, तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, उसके साथ वो खड़े हैं और अपने मुद्दों को लेकर के, ऐसा नहीं है वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे लेकर तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं कि देखो ये आ रहे हैं, अब उनको टिकट नहीं मिला। देखिए अब ये बात गलत है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में इतने लंबे, वो कोई मतलब आज के नेता थोड़ी है, वो जमाने के नेता है, 86-87 से वो राजनीति कर रहे हैं, है ना, जनता दल कहाँ लोक दल सब जगह रहे वो। अब आपने ट्वीट कर दिया कि आ जाइए स्वागत है आपका, उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, ये कहा गया कि भाई उन्हें बीजेपी में वापस बुलाया जा रहा है, फिर ये कहा गया कि फिर आपकी कोई बातचीत हुई है, अब उन्होंने कहा है सांप नाग नेवला सब उन्होंने तो अरे ये जो बजा दी, जितनी स्टोरी आप बता रहे हो सब गप बता रहे हो आप, क्यों? अरे तो आप बता दो क्या है? सच ये है कि आप बताओ सच, चलो मेरा छोड़ो। सच ये है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा उस दल में। तो ये आखिरी दिन में क्यों याद आता है इन्हें? इसलिए याद आया। 4 साल 11 महीने 30 दिन में क्यों याद आता? अखिलेश जी एज अ पॉलिटिशियन द पीपल ऑफ द कंट्री आर वाचिंग यू सर। मैं ये समझता हूँ 1 मिनट के लिए समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, एक राजनेता के तौर पे, राजनेता भी तो सोशल वर्कर होता है ना सर। जनता को आप क्या बोलेंगे कि वो 4 साल 11 महीने 30 दिन एक पार्टी में थे, अब तो लाल बत्ती होती नहीं, उसकी लाल बत्ती, उसकी कोठी, उसका घोड़ा, उसकी गाड़ी। अब जब उनके टिकट या उनके पास वालों को, अगर यही आपके साथ हो और हुआ है पूर्व में, आपके साथ भी हुआ है, आप भी भुगतभोगी हैं, ये आखिरी दिन जो जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, या उनको जब तक जो ले रहा है वो नहीं बोलेगा, ठीक है वो मास लीडर है, 40% के आसपास उत्तर प्रदेश में सर पिछड़ा वर्ग है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ ये उनकी शक्ति रहेगी तो वो क्या जनता के लिए काम करेंगे कि वो अपनी सीट के लिए काम करेंगे? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? सब गलत है, मैं तो कह रहा हूं ईस्ट वेस्ट एवरीवन, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब। अच्छा ठीक है, मैं एज अ सोशल वर्कर आपसे पूछ रहा हूं, एज अ पॉलिटिशियन आपसे पूछ रहा हूं। डेमोक्रेसी में अगर कोई बड़ा नेता जी और अपने समाज के लिए काम करने वाला नेता अगर आपके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जोड़ेगी, और वही काम मैंने किया। एक वो बड़े नेता हैं, जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अगर उनके यहाँ कोई आए तो माला पहनाएंगे, छोड़ के जाएगा तो भाला दे देंगे। माला और बाला अपने हलाए हैं नया हलाया माला वाला, एक ही सिद्धांत है, जो आएंगे उन्हें माला, जो जाएंगे उन्हें भाला। तो अखिलेश यादव असहज हो गए जब इस सवाल पूछा गया कि जब लगभग 5 साल पार्टी में रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद मंत्री छोड़ रहे हैं और आपके पास जा रहे हैं, जब आपकी सरकार अगर आई और आपसे भी छोड़ के गए तो क्या करेंगे? असहज हो गया अखिलेश यादव। स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा है बीजेपी की तरफ से आपको दिखाते हैं। इस दल बदल की सियासत पर लिखा है, जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है उन्हें अपने डग्गामार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। यह कहना है स्वतंत्र देव सिंह का, और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिनके टिकट कट रहे थे उन लोगों ने पार्टी को अलविदा कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ रामनगरी से विजय संकल्प लेने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएं, इसमें साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं जो अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा और इससे एक
मूड बनाने में कामयाब रहेगी, बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रहेगी? समीकरण क्या कहते हैं और इससे फायदा क्या होगा बीजेपी को, ये देखें। इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। प्लान अयोध्या से योगी का यूपी विजय। अयोध्या का पथ यूपी का अग्निपथ। अयोध्या वो नगरी जहां राम बसते हैं, जहां कण कण में राम है, जहां रोम रोम में राम ही राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या से अब योगी आदित्यनाथ यूपी विजय का शंखनाद करने वाले हैं। खबर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी राम की नगरी अयोध्या से ही ताल ठोकेंगे। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात का फैसला भी हो चुका है। अब बस ऐलान का इंतजार है। दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक में 172 और नामों पर मुहर लग चुकी है। खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की भी चुनाव लड़ने की है। जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय 17 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने चुनावी दंगल शुरू होने से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम की हार का दावा किया है। दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हार जाएंगे तो कि अगर इलेक्शन लड़े? अभी चुनाव आएगा तो आप देखिएगा, इनको जनता काम पर वोट देगी ना, तो काम क्या किया इन्होंने। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि गठबंधन की स्थिति पूरी तरह से साफ है। निषादों को कुछ नहीं मिला तो इसके मतलब देंगे हम, तो इसके मतलब कुछ मिला नहीं, तो ऐसी स्थितियों में कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगी। लेकिन अब सवाल आपके जहन में ये गूंज रहा होगा कि रामनगरी अयोध्या से ही विजय संकल्प क्यों? इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल 2022 का ट्रम्प कार्ड हो सकती है ये, अगर फैसला सामने आया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, सूत्रों के हवाले से तो खबर मिल रही है। हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है अयोध्या। योगी का अयोध्या से पुराना नाता रहा है। गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों से नाता रहा है। गुरु महंत अवैधनाथ आंदोलन का हिस्सा रहे। गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं सीएम योगी, और सीएम बनते ही अयोध्या पहुंचे। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो 42 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। हर बजट में अयोध्या के लिए अलग से फंड एलोकेट किए जाते हैं। राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। कई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा हो चुकी है। अयोध्या से विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अवध क्षेत्र की सीटों पर इसका काफी असर पड़ेगा। अयोध्या से लड़ने पर एक संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी कि बीजेपी ने जो वादा अयोध्या का किया था वो पूरा किया। लेकिन अयोध्या के आसपास की सीटें कौन सी है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, माफ कीजिएगा, अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे सीएम योगी, ऐसी खबर मिल रही है। उसकी जानकारी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन गोंडा पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा बलरामपुर पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा बहराइच पर इसका असर पड़ेगा। बाराबंकी पर इसका असर होगा और कुशीनगर पर असर होगा। और अगर संत कबीर नगर, इसको पूरा इस पूर्वांचल वाले इलाके को देखेंगे, यहां तक कि इस पूरी सीट पर इसका असर होगा। और इसके अलावा इस तरफ अगर पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो यहां पर एक मूड बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प होगा। लेकिन रामनगरी कितनी बदली है पिछले 5 सालों में, कितनी मेहनत अगर रामनगरी की बात करें तो हुई है, ये भी आपको दिखाते हैं कितनी बदली है रामनगरी। 2017 में पहला दीपोत्सव का आयोजन हुआ, आपको याद होगा। 201 करोड़ की लागत आई। भजन संध्या स्थल बनाया गया, 104 करोड़ की लागत आई। रेलवे स्टेशन में अमूलचूल परिवर्तन कराए गए, 14 करोड़ का जो है इसमें लागत आया। बस अड्डे के लिए 601 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए दी गई, माफ कीजिएगा। इसके अलावा 80 कोसी परिक्रमा परिपथ निर्माण कराया गया। 22 करोड़ इसमें लागत आया। गुप्तार घाट की अगर बात करें तो 22 करोड़ की लागत गुप्तार घाट को बनाने में आई। अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं अयोध्या से, तो वहां के लोग इसे कैसे लेते हैं, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं अयोध्या की राय क्या है, धर्म नगरी अयोध्या क्या कहती है।
एक नंबर रहेगा भैया। योगी बाबा आ गए, अयोध्या का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मंदिर निर्माण हो रहा है और जगह जगह आप जाके देख लीजिए, सफाई हो रही है और हर जगह हर व्यवस्था एक नंबर है। रोड बनेगी, मंदिर बन ही रहा है, सफाई बराबर हो रही है, नाली का काम हो रहा है, गली गली सड़क बन रही है, व्यवस्था बहुत अच्छी है पहले से। अगर यहाँ से वो लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। इतना कार्य करा रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में, सड़क निर्माण करवा रहे हैं, हर चीज़ में कुछ न कुछ वो हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं निकलवाए हैं। काफ़ी चीज़ें उनके आने से जो एकदम समझ लीजिए कि परिवर्तित हो रही हैं और बढ़िया हो रही हैं, जान लीजिए। इसी 5 साल नहीं, आगामी जितने भी साल हों, जब तक वो इस धरती पर रहें, यूपी से लड़ते रहें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बहुत गति मिलेगी, हमको बहुत सम्मान है, उनको भी लड़े हैं यहाँ से, उनको भगवान को संपन्न करें और जो जो यहाँ पे किए हैं वो अच्छे किए हैं। कोई ऐसा नेता आके यहाँ पे ऐसा किया नहीं जैसे योगी जी ने किया। शुरू से लेके आखिरी तक अयोध्या पावन की धरती में राम जन्मभूमि परिषद पे आए हैं। कम से कम 2 महीना 3 महीने के अंदर जरूर आए हैं। विकास ने अच्छे रूप से किया है। जो विकास ने योगी ने कर दिया है वो विकास कोई आज तक जिंदगी में नहीं कर पाएगा। ये सारे अयोध्या वासियों के लिए सबसे गौरव की बात है कि जिस विधानसभा के लिए और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हिंदुत्व को एक नया बल मिला है। हम संपूर्ण अयोध्यावासी उनके इस फैसले से हृदय से और भावी आने वाले समय में सरकार की भी कामना करते कि उनकी सरकार बने। ये अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़े। आज उनके वजह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में बहुत विकास हो रहा है। ये अयोध्या की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत अधिक स्वागत है। योगी जी का अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है और आए चुनाव लड़े, इससे अयोध्या का विकास और तेजी से होगा। योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अगर विधायक चुन के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अयोध्या के विकास में बहुत तेजी आएगी। योगी आदित्यनाथ के मुकाबले जो सीएम फेस है, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें कि उनकी फिलहाल क्या रणनीति है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन फिलहाल फाइनल नहीं है। मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये खबर हमें मिल रही है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन सीट पार्टी तय करेगी। प्रियंका गांधी जो है वो अभी कोई फैसला लिया नहीं है, उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी अभी दी नहीं है। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, खासकर सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी बैठक चली, 3 दिन तक मंथन चला। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा, पीएम मोदी और तमाम जो है नेता, आपको मैं चाहूंगा आपको ये विजुअल फुल स्क्रीन दिखाया जाए ताकि आप समझ सकें कि इस बड़ी बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए। तो देखा आपने इस बड़ी बैठक की बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि बैठक में किस तरह से मंथन किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ। केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन था, पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी शामिल हुए, सीएम योगी, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। 172 सीटों को लेकर मंथन किया गया। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। कल पहली लिस्ट जारी हो सकती है। डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ सकते हैं। केशव सिराथू सीट से उतर सकते हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के साथ। रिपब्लिक भारत के साथ अखिलेश यादव थे। तस्वीरें दिखाइए जब रिपब्लिक भारत की बस में सवार हुए अखिलेश यादव। ये देखिए अखिलेश यादव और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर आपको इसमें नजर आ रहे हैं। और जो अखिलेश यादव है वो इस वक्त आज रिपब्लिक भारत के बस में नजर आए और तमाम मुद्दों पर विस्तार से बेबाकी से आज रिपब्लिक भारत की तरफ से सवाल किए गए। सबसे पहला सवाल जो था रिपब्लिक भारत से पूछा गया, ये रिपब्लिक भारत की तरफ से, कि उन छापों के बारे में क्या कहेंगे जिन छापों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताया गया, जिनमें करोड़ों रुपए के नोट देखने को मिले और करोड़ों रुपए के सोने चांदी मिले, सोने के बिस्किट मिले। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। कहा जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया है यहाँ आपकी सरकार में उस समय। अरे भाई स्कैम हुआ 4.5 साल के, सोते रहे क्या? किस बात के लिए चद्दर तान के बैठे रहे आप? आपने क्या जांच की?
आप क्यों झूठ बोलते हैं किसी के लिए? ये बीजेपी वाले झूठों से झूठे, अब जैसे पैसा निकला, उनके अपने लोगों का पैसा निकला, वो एक पॉइंट है। नहीं, मैं उसको आपको उस पर डिटेल में बात होगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है, बताइए ना, कि जिस व्यक्ति पे छापा पड़ा उसका भी डिटेल हमें बता देना होना चाहिए। नहीं आप बताना, मुझे तो नहीं पता है। इतना पैसा कि गिनने में एक आम, मतलब हमारे बैंक में जब हम जाते हैं तो बैंक में भी गिनने के लिए ना सिंगल गड्डी डालने वाली वो होती है मशीन। उसके तो घर में इनकम टैक्स को भी इतना मिला कि एक मशीन में 3-3 गड्डियां डले। इतना नोट था, देख के लोग मतलब बावले हो गए, समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आपको इस पर एक घर में इतना पैसा, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। और ये युवा 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। आपसे बीजेपी की नोटबंदी फेल हुई, बीजेपी की जीएसटी फेल हुई, बीएसपी का सभी बीजेपी का फेल हुआ। क्यों आप बताइए, जीएसटी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें तो क्यों फेल नहीं हुई? वो जीएसटी के आरोप में पकड़ा गया, स्मगलिंग हो रही थी सोने बाहर से। अच्छा, बाहर से सोना आ रहा, तो एयरपोर्ट किसके हैं, पानी के जहाज किसके हैं, बॉर्डर किसके पास है? और इतने नोट निकले तो नोटबंदी का असर क्या हुआ? सवाल तो खड़ा होता है उसमें। और बैंक्स किस सारे डेमो के बाद, अच्छा बैंक्स किसकी हैं? और कहा गया ये समाजवादी वाला है। अरे भाई, आपका अपने आदमी का छापा मार दिया आपने। नहीं, वो तो बड़ा मजाक है जो आप कहते हैं, उसमें लोग हंसते तो हैं। नहीं, मजाक देखो, नहीं मतलब है। डिजिटल इंडिया फेल हो गया, लेकिन ये अपनी एजेंसीज का मजाक है। एजेंसीज ऐसे नहीं, एजेंसी से शिकायत नहीं है कि अगर आपका नाम अखिलेश यादव है नहीं। और आपके बगल में जो रहता है उसका नाम मतलब अभिषेक यादव है, तो अखिलेश यादव की जगह अभिषेक यादव के घर थोड़ी चले जाएंगे, या अगर उसके जगह जाना तो आप क्या थोड़ी। तो सुना आपने छापे पर अखिलेश यादव किस तरह का पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अखिलेश यादव ने आज कई मुद्दों पर बातचीत की। अखिलेश यादव से कई और सवाल पूछे गए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि आप आने वाले चुनाव को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर आपकी क्या तैयारी है, किस तरह का एजेंडा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब बात अखिलेश यादव की होती है तो बात होता है कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, मॉडर्न की बात करेंगे, लेकिन आई जस्ट कांट एक्सेप्ट। और ये हमारे सामने जो मैं अगला सवाल पूछने वाला हूं और उसके बाद मैं पक्का आपको लेके चल रहा हूं बस में, कि हाउ कैन अखिलेश यादव, आप जैसा नेता जो कि मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी जानता है, जनता से भी बात करता है, गांव में भी जाता है तो विदेश में भी जाता है, जिन्ना का नाम अखिलेश यादव महात्मा गांधी के साथ कैसे ले सकते हैं? नहीं, और फिर उसको डिफेंड नहीं, सवाल ठीक है आप साथ में लेते हैं, ठीक है, फिर उसको डिफेंड करते हैं कैसे? कई बार क्या होता है, मतलब स्लिप ऑफ द टंग। हम लोग तो रोज रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार कुछ गलत निकल जाता है तो कहते हैं बेग योर पार्डन, सॉरी सर, माफी। अगर कुछ निकल गया तो आडवाणी जी भूल सकता है कोई? मैं नहीं भूल सकता। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके घर के सामने दिल्ली में पृथ्वीराज रोड में आंदोलन कर दिया था। जिन्ना तो ऐसा नाम है, और अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं नाम? मैं आपसे कहूंगा जी कि पूरा भाषण सुनिए और मैंने क्या कहा, और ये भी जानना चाहिए। मैंने कहा इतने बड़े नेता सभी एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़े, और मेरे कहने का मकसद ये था कि एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वालों के रास्ते कैसे अलग अलग हैं। एक देश को बांटने की बात कर रहे हैं, और एक जहां सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने देश जोड़ने का काम किया, रियासतों को खत्म करने का काम किया। क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा मैंने? और भारतीय जनता पार्टी बताए जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया, उनके ही नेता जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने क्या कहा और उन्हीं के नेता ने किताब में क्या लिखा। नहीं, वरिष्ठ बीजेपी, मैंने तभी पूछा कि जिन्ना तो एक ऐसा नाम है कि अगर कोई भारतीय राजनेता लेता है तो बॉस अपनी ही पार्टी में उसको ज्यादा अपोजिंग हो जाता है। नहीं, मैंने तो अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं? मैंने ये कहा कि ये नेता एक ही इंस्टीट्यूशन में पड़े हुए हैं और उनके रास्ते कितने अलग है, ये मेरा मकसद था। एक जो देश को बांटने की तरफ चला गया, और एक जिसने देश को एक किया, रियासतों को किया, इसीलिए लौह पुरुष कहा गया। देखिए, ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है कि तो आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जिन्ना को सपोर्ट नहीं किया। नहीं, मैंने जो कहा मैं वही कहूंगा। वही मैं कह रहा हूं। मैंने कहा कि जो मैं कह रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले लोगों के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। एक देश को बांट रहे हैं, एक देश को जोड़ रहे हैं। जब सरदार पटेल जी ने देश को जोड़ा तभी लौह पुरुष माना गया, उन्हें रियासतों को खत्म कर दिया, इसीलिए लौह पुरुष कहा गया। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी की डबल इंजन वाले मुहावरे पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव के सवाल पर, आप भी सुनिए। जैसे पिछली बार भी कहा था, अभी देखिए लैंड दीगी सशस्त्र सीमा बल को एसएसबी कहा, हाँ, तो अब उसका बना ही नहीं इन्होंने, बताइए। अब वो थोड़ी होगी आदित्यनाथ की गलती, डबल इंजन तो एक दूसरे का पहिया खोल रहे हैं।
कहीं तो ब्लेम गेम छोड़ेंगे। ब्लेम गेम नहीं करना। एसएसबी भी आप योगी आदित्यनाथ को देंगे। जमीन तो हमारी है, जमीन स्टेट तो की है। थी ना एसएसबी। नहीं, लेकिन अब वो तो एसएसबी के डीजी बनाएंगे कि वो भी योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हो डबल इंजन? तो कहिए एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं इंजन। आप कह रहे हैं कि आपकी बिना इंजन की साइकिल डबल इंजन की गाड़ी से बेहतर है। साइकिल लाख गुना अच्छी है इस डबल इंजन सरकार से। क्यों? एक पॉइंट बताइए ना प्लीज, एक पॉइंट। आप बताइए 100 रुपए पेट्रोल किसने किया? तो अगर आप होते तो आपके 50 रखते, आप भी तो मार्केट रेट। सवाल वो नहीं है, क्या हट जाए? बना दें? नहीं, अच्छा ठीक है, आपके कहने से क्या वो हट जाएंगे दिल्ली से? नहीं तो क्या आपके कहने से पेट्रोल 50 हो जाएगा? नहीं, तो हटा दो। ये रियलिटी आप हटा दो, मुझे हटा दो उन्हें। पत्रकार कैसे हटा सकते हैं? सवाल पूछ सकता हूं। इसीलिए तो नहीं हट पाएंगे। अगर हटा दोगे तो हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूं आज की तारीख में अखिलेश जी, हमारे लोहिया जी आपका ने पूरा पॉलिटिकल करियर सामने है, आप और योगी आदित्यनाथ 1 साल 2 साल आगे पीछे हैं। मैं यही कहता, जब मैं उनसे बात करता हूं मैं ये कहता हूं बाबा कि अगर हटे कोई और आया, या अगर आप दोबारा आए, या अगर आप आए दोबारा, तो क्या आप दोनों में से कोई भी पेट्रोल क्या दोबारा 50 पे पहुंचा सकता है? नहीं, रियलिटी नहीं है। क्या आप इस लैंड का रेट 50 साल पहले पे पहुंचा सकते हैं? नहीं, लेकिन महंगाई रोकी तो जा सकती है। तो अखिलेश यादव पूरे प्रहार के मूड में नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव पर भी गंभीर सवाल थे जिसमें काफी असहज भी वो नजर आए कई बार। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं फिलहाल इतना ही, बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फौरन लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।